ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर वोकेशनल कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। जैविक खेती का परिचय। जैविक खेती प्राचीन भारतीय कृषि परंपराओं पर आधारित है और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ इसका समन्वय किया गया है। यह न केवल किसानों के लिए एक स्थायी आजीविका का माध्यम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने के लिए भी एक प्रभावी उपाय है। जैविक खेती प्राकृतिक संतुलन के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खेती करने की विधि तैयार की गई है, जिसमें मिट्टी, पानी और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए स्वस्थ फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसल उत्पादन को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहां प्रत्येक कदम प्रकृति का नियमों का पालन करता है। यह रसायन मुक्त खेती है। इसमें सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, हार्मोन्स और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती का अर्थ। जैविक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन्स का उपयोग किए बिना फसलों का उत्पादन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ आईफोम के अनुसार यह एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मिट्टी, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, प्राकृतिक चक्रों और जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। 2, मिट्टी की उर्वरता और जैविक गतिविधि का संवर्धन किया जाता है। 3, रासायनिक उत्पादों का नहीं या न्यूनतम उपयोग किया जाता है। 4, स्थानीय संसाधनों पर इसकी निर्भरता होती है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण मानदंड। जैविक खेती को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट मानदंड होते हैं, जिसमें कम से कम 2-3 वर्षों तक रासायनिक पदार्थों का उपयोग न करना, जैविक बीजों का उपयोग, मिट्टी प्रबंधन योजना और जैविक खेती प्रथाओं का सख्ती से पालन करना शामिल है। भारत में जैविक खेती की परिभाषा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी NPOP द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उत्पादन किया जाता है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देते हुए फसलों का उत्पादन होता है। जैविक खेती के महत्व और उसके लाभों की हम चर्चा करते हैं। जैविक खेती का महत्व आज के समय में अत्यधिक बढ़ रहा है, क्योंकि यह मिट्टी क्षरण, जल प्रदूषण और जैव विविधता हानि जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार जैविक खेती से न केवल मिट्टी की उर्वरता में 30% तक वृद्धि होती है, बल्कि यह कार्बन से संबंधित सिक्वेस्ट्रेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति आयोग के अनुसार भारत में जैविक खेती अपनाने से किसानों की आमदनी 25 से 35% तक बढ़ी है। साथ ही उत्पादन लागत में भी 20 से 40% तक कमी आई है। यह किसानों के लिए एक स्थायी और लाभदायक विकल्प बन गई है। बिंदुवार यदि हम महत्वों और लाभों की बात करें तो नंबर 1, वैश्विक प्रभाव। यह जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में सक्षम बनाती है। सामाजिक लाभ। जैविक खेती से ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण होता है। पारिस्थितिक लाभ। जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य में संवर्धन होता है। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करें तो
पोषक और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में जैविक खेती की बड़ी भूमिका है। जैविक खेती के 4 सिद्धांत। जैविक खेती के 4 सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन महासंघ आईफोम यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स द्वारा स्थापित किए गए हैं और विश्व भर में जैविक खेती के अभ्यास का मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन सिद्धांतों को प्राचीन कृषि ज्ञान और अभ्यासों के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसे वेदों और परंपरागत कृषि पद्धतियों में दर्शाया गया है। ये 4 सिद्धांत कौन से हैं? नंबर 1 स्वास्थ्य का सिद्धांत, नंबर 2 पारिस्थितिकी का सिद्धांत, नंबर 3 निष्पक्षता का सिद्धांत, नंबर 4 देखभाल का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या कहता है? मिट्टी, पौधे, पशु, मानव और पृथ्वी के एकीकृत स्वास्थ्य को बनाए रखना और बढ़ाना जैविक खेती का सिद्धांत है, जिसमें स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल, स्वस्थ पशु और अंततः स्वस्थ मानव लक्ष्य है। पारिस्थितिकी के सिद्धांत के अनुसार जीवित पारिस्थितिक तंत्रों और प्राकृतिक चक्रों पर आधारित इनका अनुकरण और संरक्षण करना, प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, न कि उसके विरुद्ध। निष्पक्षता का सिद्धांत जैविक खेती से संबंधित सभी लोगों जैसे किसानों, श्रमिकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, वितरकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच सम्मान और न्याय सुनिश्चित करना, यानी सभी को लाभ मिले। देखभाल का सिद्धांत वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने के लिए सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से जैविक खेती करना। जैविक खेत का विकास कैसे किया जाता है? जैविक खेत का विकास एक धीमी लेकिन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार पूर्ण जैविक परिवर्तन में आमतौर पर 3 से 5 वर्ष का समय लगता है, जब मिट्टी पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाती है और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो जाता है। इसके चरणों की बात करते हैं कि कैसे एक साधारण खेत जैविक खेत में बदल जाता है। सबसे पहला चरण है योजना और तैयारी चरण। इसमें 6 महीने तक का समय लगता है। इसके अंतर्गत मिट्टी का परीक्षण करवाया जाता है, जैविक प्रमाणीकरण के लिए आवेदन दिया जाता है, परिवर्तन की योजना बनाई जाती है और आवश्यक संसाधनों की पहचान की जाती है। दूसरा चरण है परिवर्तन चरण, जो 6 महीने से लगाकर 36 महीने तक चल सकता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बंद किया जाता है। जैविक खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग शुरू किया जाता है। मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है। तीसरा चरण है स्थिरीकरण का चरण। यह 3 से 5 वर्ष तक चलता है। इसमें मिट्टी की उर्वरता में सुधार, जैविक फसल चक्र स्थापित करना, प्राकृतिक कीट नियंत्रण प्रणालियों का विकास करना और जैविक बीज उत्पादन शुरू करना शामिल है। अंतिम चरण है प्रमाणीकरण और विपणन चरण। यह 5 वर्ष या उससे बाद होता है। जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करना, इसके लिए एक संस्थान होती है, वहाँ आवेदन किया जाता है और वह उपयुक्त चरणों का अवलोकन करने के पश्चात प्रमाण पत्र प्रदान करती है। उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना, उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाना और मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना। मिट्टी को जैविक खेती की मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? आइए इस पर बात करते हैं। मिट्टी को जैविक खेती के लिए तैयार करने में समय लगता है।
क्योंकि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। केरल कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार रासायनिक खेती वाली मिट्टी को पूरी तरह से जैविक मिट्टी में बदलने में लगभग 3 वर्ष लगते हैं। इस दौरान मिट्टी की संरचना, जलधारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार होता है। आइए इसके चरण देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी का मूल्यांकन और परीक्षण। परिवर्तन प्रक्रिया की शुरुआत मिट्टी के पीएच, पोषक तत्वों की मात्रा, जैविक पदार्थ और माइक्रोबियल गतिविधि का विश्लेषण करके किया जाता है। यह आधार रेखा स्थापित करता है जिसके आधार पर सुधार योजना तैयार की जाती है। दूसरा चरण है जैविक पदार्थों का समावेश। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद और फसल अवशेषों के माध्यम से मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है। यह प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन जैविक खाद के अनुप्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। अगला चरण है माइक्रोबियल गतिविधि का संवर्धन। जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य जैसे जैव उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा दिया जाता है। ये मिट्टी की जैविक गतिविधि को पुनर्जीवित करते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करेंगे मिट्टी को जैविक खेती की जुताई में बदलने की प्रक्रिया। जैविक खेती में जुताई पद्धतियों में परिवर्तन एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहले चरण में जुताई की गहराई और आवृत्ति को कम किया जाता है। फिर धीरे धीरे मल्चिंग और कवर फसलों का उपयोग बढ़ाया जाता है। सिंचित क्षेत्रों में उचित जल प्रबंधन के साथ न्यूनतम जुताई अपनाने में 3 से 4 वर्षों में मिट्टी की उर्वरता 25 से 30% तक बढ़ जाती है। आइए हम इसको चरणवार देखते हैं। पारंपरिक जुताई से परिवर्तन। जैविक खेती में पारंपरिक गहरी जुताई से न्यूनतम जुताई या शून्य जुताई की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। गहरी जुताई मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचाती है और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों और केंचुओं की संख्या कम करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार न्यूनतम जुताई वाले क्षेत्रों में मिट्टी की जैविक कार्बन मात्रा 0.5 से 1.5% अधिक पाई जाती है। क्या होते हैं न्यूनतम जुताई के तरीके? नंबर 1, रीज टिलेज, केवल बीज बोने के लिए आवश्यक क्षेत्र में जुताई हो। स्ट्रिप टिलेज, केवल पंक्तियों में जुताई करना। मल्च टिलेज, मिट्टी की सतह पर फसल अवशेष छोड़ना। जीरो टिलेज, बिना जुताई के साथ बीज बोना। इन तरीकों से मिट्टी क्षरण में 60 से 90% तक की कमी आती है और मिट्टी की नमी भी संरक्षित होती है। जैविक खेती के लिए अच्छी बढ़ती परिस्थितियों का निर्माण करना। जैविक खेती में अनुकूल बढ़ती परिस्थितियां बनाने का अर्थ है एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जहां पौधे, पशु, कीट और सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहें। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अनुसार विविध फसल प्रणालियों में रोग और कीट प्रकोप 60% तक कम हो जाते हैं। इसी तरह से ओडिशा में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जैविक खेती वाले खेत में एकल फसल की तुलना मिश्रित फसल प्रणाली में 35 से 45% अधिक परागणक कीट पाए गए हैं, जिससे फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हुआ। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं देखिए। प्रकाश और तापमान। फसलों के लिए उचित सूर्य प्रकाश और अनुकूल तापमान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छायांकन और खुले स्थान का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए। गर्मी के मौसम में छायादार जालियों का उपयोग किया जा सकता है। पानी का प्रबंधन।
ड्रीप सिंचाई, स्प्रिंकलर या सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। खेत के चारों ओर जल संरक्षण संरचनाएं विकसित की जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वायु संचार, फसलों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जानी चाहिए ताकि हवा का संचार हो सके। उचित फसल विन्यास और अंतर फसल द्वारा हवा के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे रोगों का प्रसार भी रुकता है। जैव विविधता, विभिन्न फसलों और प्रजातियों को उगाया जाना चाहिए। मित्र कीटों और परागणकों को आकर्षित करने के लिए फूलों वाली फसलें लगाई जानी चाहिए। खेत के किनारों पर जंगली पौधों के क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। मिट्टी का संघनन, मिट्टी का संघनन जैविक खेती की एक गंभीर समस्या है जो मिट्टी की उत्पादकता को काफ़ी कम कर सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार संघनित मिट्टी में फसल उत्पादन में 20 से 50% तक की कमी हो सकती है, क्योंकि यह पौधों की जड़ों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करती है। सरल भाषा में, जब मिट्टी के कण एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो उसे ही हम मिट्टी का संघनन कहते हैं। जैविक खेती में मिट्टी संघनन से बचने के लिए गोबर की खाद, जिसको हमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर और हरी खाद का उपयोग प्रभावी माना जाता है। इनके नियमित उपयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखने में मदद मिलती है। मिट्टी संघनन की समस्या से निपटने के लिए गहरी जड़ों वाली फसलें जैसे गवार, अरहर और सनई का उपयोग भी फायदेमंद होता है। आइए इसको बिंदुवार समझते हैं। संघनन की समस्या किस कारण होती है? तो भारी मशीनरी, अत्यधिक जुताई और मिट्टी पर चलने से होने वाले नुकसानों के कारण होती है। संघनन की पहचान के आधार क्या है? पानी का ठहराव, कम अंकुरण, कम जड़ विकास के लक्षण, यानी संघनित मिट्टी पर पानी का ठहराव भी कम होता है। संघनन का उपचार कैसे करेंगे? तो गहरी जड़ों वाली फसलें बोई जाएगी और जैविक पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। संघनन की रोकथाम के लिए क्या करें? तो स्थायी बेड प्रणाली का उपयोग करें, न्यूनतम जुताई हो और खेत पर से नियंत्रित यातायात हो। मिट्टी की खेती के प्रकार पर बात करेंगे। प्राथमिक खेती, द्वितीयक खेती, संरक्षण खेती और विशेष खेती ऐसे प्रकार होते हैं। जैविक खेती में मिट्टी की खेती के प्रकार का चुनाव स्थानीय परिस्थितियों, मिट्टी के प्रकार और फसल की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जैविक खेती में परंपरागत और आधुनिक तरीकों का समन्वित उपयोग सबसे अच्छे परिणाम देता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में किए गए एक अध्ययन के अनुसार संरक्षण खेती और न्यूनतम जुताई अपनाने वाले जैविक किसानों ने पारंपरिक गहरी जुताई करने वाले किसानों की तुलना में 30 से 40% कम ईंधन का उपयोग किया और मिट्टी क्षरण में 50 से 70% की कमी देखी गई। आइए प्रकारों की बात करते हैं। प्राथमिक खेती, इसमें हल द्वारा गहरी जुताई की जाती है, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी। मिट्टी को पलटकर खेती की जाती है, बड़े खरपतवारों को नष्ट किया जाता है और मिट्टी की कठोर परतों को तोड़ा जाता है। द्वितीयक खेती, इसमें हैरो कल्टीवेटर द्वारा उथली जुताई की जाती है, यानी 5 से 10 सेंटीमीटर। मिट्टी को भुरभुरा बनाने का प्रयास किया जाता है, बीज बिस्तर यानी सीड बेड तैयार किया जाता है और छोटे खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। संरक्षण खेती, इसमें न्यूनतम जुताई या शून्य जुताई होती है। फसल अवशेषों को मिट्टी पर रखकर मल्चिंग की तरह उपयोग किया जाता है। मिट्टी क्षरण को कम करते हैं और जैविक पदार्थों को संरक्षित करते हैं। विशेष खेती,
उठी हुई क्यारियों और ऊंची बेड का निर्माण होता है। कंटूर खेती और रीज टिलेज बनाई जाती है। मल्च टिलेज और स्ट्रीप टिलेज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सब सॉइलिंग और चिजेलिंग का उपयोग भी इसमें होता है। फसल योजना और प्रबंधन। फसल योजना जैविक खेती की सफलता का मूल आधार है। इसमें भूमि, जलवायु, बाजार की मांग और किसानों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए फसलों का चयन और उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। फसल योजना का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, कीट और रोगों का प्राकृतिक नियंत्रण करना और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अनुसार अच्छी फसल योजना में विविधता, पोषक तत्वों का संतुलन, मौसमी अनुकूलता और बाजार की मांग का समावेश होना चाहिए। उदाहरण के लिए दलहनी फसलों जैसे मूंग, अरहर आदि को अनाज जैसे गेहूं, मक्का के साथ फसल चक्र में शामिल करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जबकि मसालों जैसे लहसुन, हल्दी को फसल चक्र में शामिल करने से कीट पतंगों का प्राकृतिक नियंत्रण होता है। फसल चक्र का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व हम अब देखेंगे। फसल चक्र एक ही खेत में विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्रम से उगाने की विधि है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, कीट पतंगों और रोगों को प्राकृतिक ढंग से नियंत्रित करना, खरपतवार का दमन करना और मिट्टी की संरचना में सुधार करना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार उचित फसल चक्र अपनाने से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता 30 से 50% तक कम हो जाती है। फसल चक्र का प्रमुख उद्देश्य भूमि की उत्पादकता को बनाए रखना होता है। अलग अलग फसलें मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं और कुछ फसलें जैसे दलहनी, जिनको हम लेग्यूम फसलें भी कहते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती है। यह चक्र कीट पतंगों के जीवन चक्र को भी बाधित करता है, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित रहती है। महाराष्ट्र राज्य में हुए एक अध्ययन के अनुसार फसल चक्र अपनाने वाले जैविक खेतों में कीट हमलों में 45 से 60% की कमी देखी गई है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी फसल चक्र के अंतर्गत फसल बोई जा सकती है। तो अनाज फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं, मक्का, चावल मिट्टी से नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। दलहनी फसलें मूंग, अरहर, चना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। नकदी फसलें कपास, तिलहन आदि आर्थिक लाभ प्रदान करती है। सब्जी फसलें मूली, गाजर, शलजम, इनकी जड़ें गहरी होती है और ये कठोर परतों को तोड़ती हैं। फसल चक्र के अनुसार बोई जाने वाली कुछ फसलों के उदाहरण देखते हैं। जैसे उत्तर भारत में पहले वर्ष में रबी की फसल में गेहूं और खरीफ में धान, दूसरे वर्ष में रबी की फसल में चना और खरीफ में मक्का, तीसरे वर्ष में रबी की फसल में सरसों और खरीफ की फसल में मूंग। मध्य भारत में रबी की फसल में गेहूं और खरीफ की फसल में सोयाबीन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष अरहर और लहसुन क्रमशः खरीफ और रबी की फसल में। लहसुन की फसल रबी की फसल है। तीसरे वर्ष में खरीफ में कपास और रबी में चना बोया जा सकता है। दक्षिण भारत में देखें तो पहले वर्ष में खरीफ में धान, रबी में तिल, दूसरे वर्ष में खरीफ में मूंगफली, रबी में उड़द, तीसरे वर्ष में खरीफ में मक्का और रबी में सब्जियां लगा दीजिए। पश्चिमी भारत में खरीफ में बाजरा और रबी में चना पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में खरीफ में मूंग और रबी में जीरा, तीसरे वर्ष में खरीफ में कपास और रबी में प्याज। पूर्वी भारत में पहले वर्ष में खरीफ में धान और रबी में आलू, दूसरे वर्ष में खरीफ में मक्का और रबी में सरसों, तीसरे वर्ष में खरीफ में जूट और रबी में मसूर। तो इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में
स्थानीय जलवायु, मिट्टी और कृषि परंपराओं के अनुसार विभिन्न फसल चक्र अपनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का, गेहूं, सब्जियां एक प्रभावी फसल चक्र है, जबकि गुजरात के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बाजरा, चना, मूंगफली का चक्र अधिक उपयुक्त है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की सिफारिश के अनुसार एक आदर्श फसल चक्र में कम से कम एक दलहनी फसल, एक गहरी जड़ वाली फसल और एक सतही जड़ वाली फसल शामिल होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पंजाब में गेहूं, मूंग, धान के 3 वर्षीय चक्र में मिट्टी की उर्वरता में 25 से 30% वृद्धि और कीट रोगों में 40 से 50% कमी दिखाई देती है। अब बात करेंगे हम अंतर फसल के अर्थ, विशेषताओं और उद्देश्यों की। अंतर फसल का अर्थ है एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलों को उगाना। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं: भूमि का अधिकतम उपयोग, फसल विफलता के जोखिम को कम करना, यानी एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल से हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। विभिन्न फसलों की पारस्परिक सहायता और प्राकृतिक संसाधनों जैसे धूप, पानी, पोषक तत्व आदि का कुशलता से उपयोग करना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार अंतर फसल अपनाने से जैविक खेती में कुल उत्पादकता 20 से 60% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में अरहर, मूंगफली अंतर फसल ने एकल फसल की तुलना में 45% अधिक भूमि समतुल्य अनुपात LER दिखाया है, जिसका अर्थ है कि एकल फसल के लिए 45% अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। आइए हम अंतर फसल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे पट्टी अंतर फसल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित अंतर फसल, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग और रिले अंतर फसल, रिले इंटरक्रॉपिंग। पट्टी अंतर फसल विधि में 2 या अधिक फसलों को अलग अलग पंक्तियों या पट्टियों में उगाया जाता है। उदाहरण के लिए मक्का की 2 पंक्तियों के बाद अरहर की 2 पंक्तियां लगाई जा सकती है। यह विधि मशीनीकरण के लिए उपयुक्त है। मिश्रित अंतर फसल विधि में 2 या अधिक फसलों को बिना किसी विशेष क्रम के एक साथ मिलाकर बोया जाता है। उदाहरण के लिए ज्वार, मूंग और उड़द को एक साथ बोना, यह छोटे किसानों के लिए उपयुक्त है। रिले अंतर फसल विधि में दूसरी फसल को पहली फसल के पकने से पहले ही बो दिया जाता है। उदाहरण के लिए धान की फसल को पकने से पहले ही खेत में आलू बो दिया जाता है। यह समय की बचत करता है और भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है। कवर फसलों की विशेषताएं और उद्देश्य की बात करेंगे अब हम। कवर फसलें क्या हैं? तो कवर फसलें वे फसलें हैं जिन्हें मुख्य फसल के मौसम के बीच मिट्टी को ढकने और उसकी सुरक्षा के लिए उगाया जाता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं: मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना, मिट्टी क्षरण को रोकना, खरपतवारों का दमन करना और मिट्टी के जैविक पदार्थों में वृद्धि करना। ये फसलें आमतौर पर हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती है। भारत में सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कवर फसलों में शामिल है ढैंचा, सनई, लोबिया, बरसीम और गवार। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार ढैंचा की कवर फसल मिट्टी में 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन जोड़ सकती है, जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को काफ़ी कम करती है। आंध्र प्रदेश में ढैंचा कवर फसल का उपयोग करने वाले खेतों में खास करके मिट्टी में जैविक कार्बन में 0.2 से 0.5% की वृद्धि देखी गई है। क्या लाभ होता है कवर फसलों से या इसके उद्देश्य क्या होते हैं? तो नंबर 1, मिट्टी क्षरण में कमी, लगभग 80% तक की कमी आती है। कवर फसलें मिट्टी को वर्षा और हवा से होने वाले क्षरण से बचाती है। खरपतवार नियंत्रित होता है। घनी कवर फसलें 40 से 60% तक खरपतवारों के विकास को रोकती है।
नाइट्रोजन जुड़ा होता है। दलहनी कवर फसलें हवा से 20 से 30% नाइट्रोजन स्थिर करती है। लागत में बचत होती है। उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता कम पड़ती है और कवर फसलों के कारण उर्वरक की लागत में 25% तक की कमी आ जाती है। आइए अब बात करते हैं फसल पशु संघ का अर्थ और महत्व। फसल पशु संघ एक एकीकृत कृषि प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ किए जाते हैं, जिससे दोनों के बीच सकारात्मक अंतर संबंध विकसित होता है। इस प्रणाली में फसल अवशेष पशुओं के लिए चारा बनते हैं और पशु अपशिष्ट फसलों के लिए प्राकृतिक खाद प्रदान करते हैं, जिससे एक चक्र चलता रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार फसल पशु संघ अपनाने से जैविक खेती में उत्पादन लागत 30 से 40% तक कम हो सकती है। गुजरात के एक अध्ययन में पाया गया कि फसल पशु संघ वाले खेतों में मिट्टी की उर्वरता में 25 से 35% वृद्धि हुई और आर्थिक रिटर्न में 40 से 50% का सुधार हुआ। इस प्रणाली में 5 गायों या भैंसों का गोबर और मूत्र लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त जैविक खाद प्रदान करता है, जो लगभग 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 70 से 80 किलोग्राम पोटाश के बराबर होता है। आइए इसके लाभ और महत्व को बिंदुवार समझ लेते हैं। संसाधन चक्रण। फसल पशु संघ से पशु अपशिष्ट से खाद बनाई जा सकती है। आर्थिक लाभ। आय के विविध स्रोत तैयार होते हैं और जोखिम कम होता है। अपशिष्ट न्यूनीकरण। फसल अवशेषों का पशु चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। प्राकृतिक खाद और जैविक चक्रण होने के कारण इसमें काफ़ी सुधार होता है। अब बात करेंगे मल्चिंग का अर्थ, परिभाषा और प्रकार के बारे में। मल्चिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की सतह को किसी सामग्री से ढका जाता है ताकि मिट्टी की नमी को संरक्षित किया जा सके, तापमान नियंत्रित रहे, खरपतवारों की वृद्धि रुके और मिट्टी का क्षरण कम हो। जैविक खेती में मल्चिंग एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो मिट्टी की जैविक गतिविधि को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार उचित मल्चिंग से सिंचाई जल की आवश्यकता में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है और मिट्टी का तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रहता है, जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे जैविक मल्च, अजैविक मल्च और जीवित मल्च। आइए इनकी बात करते हैं। जैविक मल्च में क्या शामिल है? फसल अवशेष, सूखी घास, पत्तियां, लकड़ी का बुरादा, गन्ने की खोई आदि से जैविक मल्च बनाया जाता है। यह मिट्टी में जैविक पदार्थ जोड़ता है और धीरे धीरे विघटित होकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। इसके उदाहरण हैं पुआल मल्च, घास मल्च, पत्ती मल्च आदि। अजैविक मल्च में क्या शामिल है? पत्थर, बजरी, प्लास्टिक शीट जैसी गैर जैविक सामग्री से बनाया जाता है। यह लंबे समय तक चलता है और विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए प्रभावी है। जैविक खेती में केवल जैव विघटनीय प्लास्टिक मल्च का ही उपयोग किया जाता है। जीवित मल्च मुख्य फसल के बीच उगाई जाने वाली छोटी फसलों को जो मिट्टी को ढकती है, हम जीवित मल्च कह सकते हैं। इससे खरपतवार रुकती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसके उदाहरण हैं क्लोवर, विग्ना और अन्य छोटे दलहनी पौधे जो मुख्य फसल के साथ उगाए जाते हैं। मल्चिंग के उपयोग, उद्देश्य और लाभों की बात करेंगे। मल्चिंग के प्रमुख उपयोग और उद्देश्य देखते हैं। मल्चिंग के प्रमुख उपयोग और उद्देश्य क्या है? नंबर 1, मिट्टी की नमी का संरक्षण करना। नंबर 2, मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रखना। नंबर 3, खरपतवारों की वृद्धि को दबाना। 4, मिट्टी के क्षरण को रोकना।
5. मिट्टी की संरचना में सुधार करना। 6. फलों और सब्जियों को मिट्टी के सीधे संपर्क से बचाना। 7. जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना। मल्चिंग के मापनीय लाभ क्या हो जाते हैं? इसके सिंचाई के जल में 30 से 50% तक की बचत होती है। खरपतवार नियंत्रण इससे होता है और 70 से 90% तक खरपतवार कम हो जाती है। मिट्टी का तापमान नियंत्रित होता है। गर्मियों में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम कर देता है और सर्दियों में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक कर देता है। मिट्टी क्षरण में 80 से 95% कमी आती है। फसल उत्पादकता में 20 से 35% वृद्धि होती है। मिट्टी में जैविक पदार्थों की वृद्धि प्रति वर्ष 0.5 से 1.0% तक होती है। श्रम लागत में 25 से 40% कमी आती है। मल्च सामग्री का चयन कैसे करना, इस पर बात करेंगे। जैसे मल्च का प्रकार, अगर पुआल मल्च है तो उसका उपयोग कौन सी फसलों में अच्छा रहेगा? तो सब्जियों और फलदार पौधों में। कितनी मोटाई रखना चाहिए? 5 से 10 सेंटीमीटर। पुआल मल्च के गुण क्या होते हैं? सस्ता, आसानी से उपलब्ध और अच्छा नमी संरक्षण करता है। खरपतवार मल्च, इसको हम फलदार पौधे और बागान में उपयोग कर सकते हैं। 7 से 12 सेंटीमीटर की मोटाई रख सकते हैं। कीट नियंत्रण और उसके लिए फायदेमंद होता है। बीज बनने से पहले इसे काट लेना चाहिए, वरना खरपतवार में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। लकड़ी का बुरादा, इसका मल्च हम यूज़ कर सकते हैं बागान में और घास के मैदान में। 8 से 15 सेंटीमीटर की मोटाई रखेंगे। लंबे समय तक चलने वाला यह मल्च होता है। अम्लीय मिट्टी के लिए लकड़ी का बुरादा विशेष उपयुक्त मल्चिंग का काम करता है। पत्ती मल्च कहाँ काम में आएगा? नर्सरी या कंटेनर में उगाए जाने वाले पौधों के लिए 4 से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर्याप्त होती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और जल्दी विघटित हो जाती है और उर्वरक का काम करती है। गन्ने की खोई का कहाँ उपयोग होगा? फलदार पौधों पर या खुद गन्ने की खेती में भी 5 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर्याप्त होगी। इसकी नमी धारण क्षमता अच्छी होती है और यह सेल्यूलोज से समृद्ध होती है, जिससे खेती में फायदा होता है। जैव विघटनीय फिल्म, जो प्लास्टिक सी दिखाई देती है, इसका उपयोग हम सब्जी और शाकी फसलों में विशेष करके कर सकते हैं। 25 से 50 माइक्रोन की इसकी मोटाई होती है। खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी तापमान नियंत्रण इसके विशेष गुण होते हैं। मल्च सामग्री का चयन करते समय कई कारकों पर विचार करना चाहिए, जैसे फसल की प्रकृति कैसी है, क्षेत्र में जलवायु की परिस्थितियां क्या हैं, सामग्री की उपलब्धता, लागत और विघटन की दर। जैविक खेती में ऐसी मल्च सामग्री का चयन करना चाहिए जो रसायन मुक्त हो और पर्यावरण के अनुकूल हो। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अनुसार मल्च सामग्री का C/N अनुपात भी महत्वपूर्ण होता है। कम C/N अनुपात यानी 15 से 30:1 वाली सामग्री, जैसे हरी पत्तियां और क्लोवर, जल्दी विघटित होती हैं और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है, जबकि उच्च C/N अनुपात यानी 100:1 या अधिक वाली सामग्री, जैसे लकड़ी का बुरादा, धीरे विघटित होता है और लंबे समय तक मिट्टी को ढके रखता है। मल्चिंग सामग्री के स्रोत कौन से होते हैं? तो खेत पर उत्पादित स्रोत, जिसमें फसल अवशेष, जिसके अंतर्गत पुआल, भूसा, डंठल शामिल है। खरपतवार, बीज बनने से पहले काटे गए खरपतवार भी काम आ सकते हैं। पत्तियां और घास की कटाई, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। कृषि आधारित उद्योग स्रोत, गन्ने की खोई, जिसको हम चीनी मिलों से प्राप्त करते हैं, चावल की भूसी, चावल मिलों से, नारियल का छिलका, नारियल उद्योग से, जूट के अवशेष, जूट उद्योग से। वानिकी स्रोत, लकड़ी का बुरादा, आरा मिलों से, पाइन नीडल्स, पहाड़ी क्षेत्रों से, पेड़ों की छाल, वन विभाग से और पेड़ों की कटाई के अवशेष। वाणिज्यिक स्रोत, जैव विघटनीय प्लास्टिक फिल्म, जूट की चटाई और कॉयर की चटाई,
कागज मल्च और प्रमाणित जैविक मल्च। जैविक खेती में मल्चिंग सामग्री के स्रोत का चयन स्थानीय उपलब्धता, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की अनुशंसा है कि जहाँ तक संभव हो खेत पर ही उत्पादित सामग्री का प्रयोग किया जाए, क्योंकि यह न केवल लागत प्रभावी है बल्कि खेत के अपशिष्ट का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित करती है। केरल कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन के अनुसार नारियल के बागों में नारियल के पत्तों का मल्च के रूप में उपयोग करने से न केवल पानी की खपत में 35 से 40% की कमी आई, बल्कि मिट्टी के तापमान में भी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम रखा गया है। इस प्रकार तमिलनाडु में गन्ने की खोई का उपयोग केले की फसल में मल्च के रूप में करने से सिंचाई जल की आवश्यकता 40 से 45% कम हुई है और मिट्टी की नमी 25 से 30% अधिक बनी रही। मल्च का अनुप्रयोग कैसे किया जाए? मल्च का सही अनुप्रयोग यानी सही उपयोग जैविक खेती में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें मल्च की उचित मोटाई, फसल और जलवायु के अनुसार इसका चयन अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए सब्जियों के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर, फलदार पौधों के लिए 8 से 12 सेंटीमीटर और बागानों के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर मोटाई की अनुशंसा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में किए गए एक अध्ययन में सेब के बागों में 10 सेंटीमीटर मोटी मल्च परत लगाने से मिट्टी की नमी 30 से 40% अधिक बनी रही और फलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। मल्च के नियमित रखरखाव और समय समय पर इसे पुनः भरने से इसकी प्रभावशीलता बनी रहती है और दीर्घकाल तक लाभ मिलते हैं। आइए अब इसके अनुप्रयोग की हम चरणवार प्रक्रिया समझें। सबसे पहले खेत की तैयारी। मल्च अनुप्रयोग से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। खरपतवार को हटाना है, मिट्टी को समतल करना है और यदि आवश्यक हो तो पहले मिट्टी में जैविक खाद या कंपोस्ट मिलाया जाना चाहिए। बेहतर परिणामों के लिए मिट्टी का परीक्षण भी करवाया जाना चाहिए और मिट्टी की नमी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है सही समय का चयन। मल्च का अनुप्रयोग सही समय पर किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु से पहले मल्च लगाने से मिट्टी क्षरण रुकता है। गर्मियों के पहले लगाने से तापमान नियंत्रित रहता है और सर्दियों से पहले लगाने से जड़ों को ठंड से बचाया जा सकता है। बारिश के तुरंत बाद मल्च लगाने से नमी सुरक्षित होती है। उचित विधि से अनुप्रयोग करना चाहिए कि पौधों के तनों से 5-10 सेंटीमीटर दूरी छोड़कर मल्च लगाना चाहिए ताकि जड़ गलन से बचा जा सके। मल्च की मोटाई फसल और मल्च सामग्री के अनुसार 5 से 15 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। मल्च को समान रूप से बिछाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हवा और पानी को गुजरने दे। मल्च के रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। समय समय पर मल्च की स्थिति की जांच की जानी चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसे पुनः भरना चाहिए। विघटित मल्च के स्थान पर नई मल्च जोड़ी जानी चाहिए। यदि मल्च में ही खरपतवार उगाते हैं तो उन्हें हटाना चाहिए। गीले मौसम में मल्च की मोटाई कम रखनी चाहिए और सूखे मौसम में इसे बढ़ाना चाहिए। अब बात करेंगे हम जैविक रूप से खेत का प्रबंधन, उसका अर्थ और प्रक्रिया। जैविक खेत प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खेती की जाती है। इसका अर्थ है खेती के सभी पहलुओं जैसे मिट्टी, पानी, फसलें, पशु और पर्यावरण का एकीकृत और स्थायी तरीके से प्रबंधन करना, जिससे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुनिश्चित हो पाता है। जैविक खेत प्रबंधन की प्रक्रिया कई गतिविधियों को शामिल करती है, जैसे मिट्टी स्वास्थ्य का निरंतर सुधार, जैविक पदार्थों का पुनर्चक्रण, फसल विविधता बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नैसर्गिक चक्रों का पालन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार
एक अच्छी तरह से प्रबंधित जैविक खेत में समय के साथ बाहरी निवेशों पर निर्भरता लगातार कम होती जाती है और फसल उत्पादकता बढ़ती जाती है, जिससे स्थायी और लाभदायक खेती सुनिश्चित हो जाती है। साथियों, बिंदीवार देखते हैं कि क्या क्या इसमें किया जाता है। मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन होता है, फसल विविधता और रोटेशन होता है, जल प्रबंधन होता है, जैविक कीट नियंत्रण होता है, पशु एकीकरण, बीज संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन की व्यवस्था होती है। अब बात करेंगे हम लायु बाढ़ का अर्थ और लायु बाढ़ लगाना क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। लायु बाढ़ या जीवित बाढ़ का अर्थ है खेत की सीमा पर जीवित पौधों की बाढ़ लगाना, जो प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। बाढ़ को हम स्थानीय भाषा में बागड़ भी कहते हैं। यह न केवल खेत की सुरक्षा करती है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी समृद्ध बनाती है। लायु बाढ़ का उद्देश्य जानवरों से फसलों की रक्षा करना, हवा की गति को कम करना, मिट्टी का क्षरण रोकना और जैव विविधता को बढ़ावा देना है। भारत में लायु बाढ़ के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख पौधों में कांटेदार प्रजातियां जैसे नागफनी, करौंदा, बेर और सहजन शामिल हैं। कई फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, जामुन और नींबू भी लायु बाढ़ के रूप में लगाए जाते हैं, जो अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनते हैं। लायु बाढ़ लगाने के लिए पौधों को 30 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए और उन्हें नियमित रूप से काट छाट कर आकार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अनुसार एक अच्छी लायु बाढ़ 3-4 वर्षों में पूरी तरह से विकसित हो जाती है और 15-20 वर्षों तक टिक सकती है। अब बात करेंगे हम जल प्रबंधन का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व के बारे में। जैविक खेती में जल प्रबंधन का अर्थ है पानी के प्राकृतिक चक्र का सम्मान करते हुए इसका कुशल और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना। यह प्रक्रिया जल संरक्षण, कुशल सिंचाई, जल पुनः उपयोग और उपयुक्त फसल चयन के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अनुसार अच्छे जल प्रबंधन से जल उपयोग दक्षता में 40 से 60% तक की वृद्धि हो सकती है। चलिए इसके विभिन्न चरण देखते हैं, जैसे जल संरक्षण। जल संचयन संरचनाएं जैसे तालाब, चेक डैम और खेत में गड्ढे बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज पीट और परकोलेशन टैंक बनाए जाने चाहिए। मल्चिंग और कंपोस्ट का उपयोग करके मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है। कुशल सिंचाई व्यवस्थाओं का उपयोग करना, जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि, और इसमें एक और चीज़ है ट्रिकल जैसी सूक्ष्म सिंचाई विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। समय पर और मौसम के अनुसार सिंचाई करना। फसल की जल आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की मात्रा और आवृत्ति का निर्धारण करके भी हम जल प्रबंधन कर सकते हैं। जल पुनः उपयोग, इसमें देखिए ग्रे वाटर यानी घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार और कृषि में पुनः उपयोग किया जा सकता है। जैव उपचार विधियों जैसे फाइटो रेमेडिएशन का उपयोग करके जल शोधन किया जा सकता है। खेत से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का संग्रह करके उसका पुनः उपयोग संभव है। फसल चयन, स्थानीय जलवायु और जल उपलब्धता के अनुसार सूखा प्रतिरोधी और कम पानी वाली फसलों का चयन किया जाना चाहिए। जैविक खेती में बारानी खेती को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। मिश्रित फसल और अंतर फसल प्रणालियों को अपनाकर भी जल का कुशल उपयोग हम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 17 पोषक तत्वों के बारे में। प्राथमिक पोषक तत्व, देखिए पहले पोषक तत्वों को हम 2 भागों में बांटेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी मुख्य पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, और फिर एक भाग और है अन्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं
इन्हें भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व में है नाइट्रोजन, जो प्रोटीन, एंजाइम और क्लोरोफिल का निर्माण करता है। फास्फोरस, जो ऊर्जा हस्तांतरण, डीएनए, आरएनए संश्लेषण में भूमिका निभाता है। पोटेशियम, जो जल संतुलन और प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। द्वितीयक पोषक तत्व, जिसमें कैल्शियम कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अनिवार्य हिस्सा होता है। सल्फर प्रोटीन और विटामिन का निर्माण करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो देखिए लोहा क्लोरोफिल संश्लेषण और शोषण में काम आता है। मैग्नीज एंजाइम सक्रियण और प्रकाश संश्लेषण में। तांबा एंजाइम सक्रियण और प्रोटीन संश्लेषण में। जस्ता हार्मोन और एंजाइम बनाने में। बोरान कोशिका विभाजन और कार्बोहाइड्रेट के परिवहन में। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन चयापचय में। क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में। निकल यूरिया को अमोनिया में बदलने में सहायक होता है। तीन और तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये वायु और प्रकाश से प्राप्त होते हैं। पौधों के विकास और उत्पादकता के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उनकी आवश्यक मात्रा के अनुसार मुख्य पोषक तत्वों यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। जैविक खेती में इन पोषक तत्वों की आपूर्ति प्राकृतिक स्रोतों जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, हरी खाद और जैव उर्वरकों के माध्यम से की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन से न केवल फसल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बनाए रखा जा सकता है, जो कि जैविक खेती का एक मूल सिद्धांत है। पोषक तत्व प्रबंधन का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व समझ लेते हैं अब हम। जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन का अर्थ है मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलित स्तर बनाए रखने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करना। यह प्रक्रिया फसल की पोषक आवश्यकताओं के आकलन से शुरू होती है, जिसके लिए मिट्टी परीक्षण और फसल के विकास के चरणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद उपयुक्त जैविक स्रोतों जैसे कंपोस्ट 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, वर्मी कंपोस्ट 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर, गोबर खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर और जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, पीएसबी आदि का चयन किया जाता है। पोषक तत्व प्रबंधन का महत्व जैविक खेती में अत्यधिक है, क्योंकि यह न केवल फसल की उत्पादकता सुनिश्चित करता है बल्कि मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता भी बनाए रखता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन से मिट्टी की जैविक कार्बन मात्रा में 0.5 से 1% प्रतिवर्ष वृद्धि की जा सकती है। इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता, संरचना और सूक्ष्मजीवी गतिविधियों में सुधार होता है। आइए इसको हम चरणवार और पॉइंटवार देखते हैं। पोषक तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण करना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए मिट्टी का परीक्षण करेंगे और फसल की आवश्यकताओं का आकलन करेंगे। फिर इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों की पहचान करेंगे, जिसमें शामिल हो सकते हैं कंपोस्ट, जैविक खाद, हरी खाद, फसल अवशेष आदि। फिर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे कि फसल कैसी प्रतिक्रिया दे रही है और कैसे उसकी बढ़त प्राप्त हो रही है। मिट्टी स्वास्थ्य का निरीक्षण करते रहेंगे। समयबद्ध अनुप्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। फसल की महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर जैसे बोना, अंकुरण, बढ़ना आदि आदि पोषक तत्वों की आपूर्ति हम करते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं खरपतवार का अर्थ, विशेषताएं और हानियों के बारे में। खरपतवार का क्या अर्थ होता है? देखिए, खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो मुख्य फसल के साथ अनचाहे रूप में उग जाते हैं और फसल की वृद्धि, विकास और उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। ये पौधे
मुख्य फसल के साथ पोषक तत्वों, पानी, प्रकाश और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार की विशेषताएं क्या होती है? 1. तेजी से वृद्धि करते हैं, इनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है। 2. अधिक संख्या में बीज उत्पादन करते हैं। 3. लंबे समय तक सुप्त रहने वाले बीज होते हैं, एकदम से पनपते हैं बाद में। 4. विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता खरपतवारों में होती है। 5. प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन की क्षमता होती है। 6. अनेक प्रकार से प्रजनन, जैसे बीज और वानस्पतिक। खरपतवार से कौन कौन सी हानियां होती हैं? तो फसल उत्पादन में 30 से 80% तक की कमी हो जाती है। फसल की गुणवत्ता गिर जाती है। कीटों और रोगों के लिए आश्रय स्थल का काम करती है। सिंचाई की दक्षता में कमी आती है। फसल की कटाई में कठिनाई होती है और कटाई के बाद हानि में वृद्धि होती है। आगे बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, इसकी प्रक्रिया और महत्व क्या है। जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का अर्थ है रासायनिक हर्बिसाइड के बिना खरपतवारों को नियंत्रित करने की विधियों का उपयोग करना। इसमें निवारक, यांत्रिक और जैविक विधियों का एकीकृत उपयोग शामिल है। यह प्रक्रिया खरपतवारों को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय उन्हें आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखने पर केंद्रित है। जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह बिना रसायनों के फसल उत्पादकता सुनिश्चित करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार समय पर खरपतवार प्रबंधन से फसल उत्पादन में 30 से 70% तक की वृद्धि हो सकती है। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन अपनाने वाले किसानों ने श्रम लागत में 20 से 30% की कमी की है और फसल उत्पादकता में 25 से 40% की वृद्धि का अनुभव किया है। आइए हम इसके थोड़े चरण देखते हैं और बिंदु देखते हैं। सबसे पहले है निवारक विधियां, यानी खेतों में स्वच्छ बीज और खाद का उपयोग करके, समय पर बुआई और फसल घनत्व बढ़ाकर, फसल चक्र और फसल विविधता अपनाकर, मल्चिंग का उपयोग करके और कवर फसलों का उपयोग करके हम खरपतवार को उगने से रोक सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। यांत्रिक विधियां, खरपतवार के उगने के पश्चात यांत्रिक विधियां अपनाएंगे, जैसे हाथ से निराई गुड़ाई करेंगे 2 से 3 बार। खरपतवार नियंत्रण उपकरण होता है, जैसे जिसको बोलते हैं हो और कल्टीवेटर। स्ट्रिप टिलेज और रीच टिलेज का उपयोग करेंगे। फ्लेम वीडिंग का उपयोग करेंगे, जो जैविक प्रमाणित होना चाहिए। जैविक विधियां कौन कौन सी है? तो देखिए, एलिलोपैथिक पौधों का उपयोग करेंगे। एलिलोपैथिक पौधों में शामिल है अफीम, सूरजमुखी आदि। जैविक मल्च का उपयोग करेंगे 5 से 60 टन प्रति हेक्टेयर की दर से। जैव नियंत्रकों का उपयोग करेंगे और जैविक हर्बिसाइड जैसे नीम का तेल, सिरका आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। एकीकृत प्रबंधन में देखेंगे कि इतनी जो 3 विधियां यहाँ पर हमारे सामने आई हैं, नंबर 1 निवारक, नंबर 2 यांत्रिक और नंबर 3 जैविक। इन सभी विधियों का संयोजन करेंगे, आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे, फसल के अनुसार रणनीति का चयन करेंगे, खरपतवार निगरानी और समय पर कार्रवाई करेंगे, फसल और खरपतवार की आपसी प्रतिस्पर्धा को भी प्रबंधित करेंगे। आइए अब देखते हैं कीट का अर्थ, शत्रु कीट और मित्र कीट। आइए इसकी बात करते हैं। कीट क्या है? कीट 6 पैरों वाले छोटे जीव होते हैं जो शरीर के 3 मुख्य भागों सिर, वक्ष और उदर से बने होते हैं। खेती में कीटों को उनके फसलों पर प्रभाव के आधार पर शत्रु कीट यानी हानिकारक और मित्र कीट यानी लाभदायक में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में 60,000 से अधिक कीट प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल लगभग 1 से 2% ही फसलों को हानि पहुंचाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की संख्या बढ़ाना एक प्रभावी रणनीति होती है। आइए बात करते हैं शत्रु कीट और मित्र कीट कौन कौन से हैं। शत्रु कीटों में रस चूसने वाले शत्रु कीट हैं माहू, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, जैसिड।
तनाछेदक शत्रु कीटों में शामिल है गन्ना तनाछेदक, चावल तनाछेदक। पत्ती खाने वाले शत्रु कीट हैं तितली के अल्लू, सेमी लूपर। फल छेदक शत्रु कीट हैं फल मक्खी, कपास वाल वर्म। जड़ और कंद कीट वाले शत्रु कीट हैं सफ़ेद ग्रह, दीमक आदि। शत्रु कीट फसलों की पत्तियों, तनों, फलों या जड़ों को नुकसान पहुंचाकर 15 से 80% तक की फसल हानि का कारण बन सकते हैं। आइए बात करते हैं मित्र कीटों की। परभक्षी मित्र कीट जो शत्रु कीटों को खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेडी बर्ड बीटल, ग्राउंड बीटल और ड्रैगन फ्लाई। परजीवी मित्र कीट ट्राइकोग्रामा, ब्रेकोनिड वास्प। परागणकारी कीट मधुमक्खी, तितली, हवाई मधुमक्खी, तितली और हावर फ्लाई। अपघटक मित्र कीट दीमक, कीड़े जो मृत सामग्री को विघटित करते हैं। मित्र कीट शत्रु कीटों का शिकार करके उनके अंडों में परजीवी डालकर फसलों का परागण करके या मृत सामग्री को विघटित करके फायदा पहुंचाते हैं। जैविक खेती में मित्र कीटों को आकर्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए फूलों वाली फसलें जैसे मेरीगोल्ड, गेंदा आदि लगाया जाना चाहिए। विविध फसल प्रणालियां अपनाई जानी चाहिए और खेत के किनारों पर जंगली पौधों के क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। इन विधियों का उपयोग करके हम मित्र कीटों को आकर्षित कर सकते हैं। इन विधियों से शत्रु कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण में 40 से 60% तक की वृद्धि हो सकती है। आइए अब समझते हैं कीट प्रबंधन का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व। जैविक कीट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों के बिना कीटों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखा जाता है। इसमें प्राकृतिक और जैविक विधियों का उपयोग करके कीटों का प्रबंधन किया जाता है। जैविक कीट की प्रबंधन प्रक्रिया में पहले कीटों की पहचान और निगरानी की जाती है, फिर रोकथाम विधियों को अपनाया जाता है और अंत में जैविक नियंत्रण उपायों का उपयोग किया जाता है। जैविक कीट प्रबंधन में नीम का अर्क, जिसका अगर हम नाम देखने जाएं, बाजार में खरीदना चाहें तो उसे हम कहते हैं आजाडिरेक्टिन 0.03% 3 से 5 मिलीमीटर प्रति लीटर मिलाना होता है। गौमूत्र 10% घोल। लहसुन मिर्च अर्क 50 ग्राम लहसुन धन 30 ग्राम मिर्च धन 5 लीटर पानी अगर हम मिलाएंगे तो यह भी कीटनाशक के तौर पर काम करेगा। और इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थुरिंजियंसिस जैसे जैव नियंत्रकों का उपयोग प्रभावी रूप से किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार एकीकृत जैविक कीट प्रबंधन अपनाने से कीट नुकसान में 60 से 80% तक कमी आ सकती है और फसल उत्पादकता में 20 से 30% तक की वृद्धि हो जाती है। चरण क्या है, इसके पॉइंटवार देखते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता और प्राकृतिक शत्रुओं को बढ़ावा देना। रोकथाम विधियां, प्रतिरोधी किस्में उगानी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए और स्वच्छ खेती की जानी चाहिए। निगरानी और पहचान, कीटों पर निगरानी रखें, उनकी पहचान करें, आर्थिक हानि सीमा का निर्धारण करें। जैविक हस्तक्षेप यानी उन्हें रोकने के लिए वनस्पति से प्राप्त होने वाले अर्क, जैव नियंत्रक और यांत्रिक विधियां अपनाई जानी चाहिए। आइए अब बात करते हैं फसलों के प्रमुख रोग और उसके प्रभाव की। रोग की श्रेणी, कवक जनित रोग का नाम झुलसा, ब्लाइट। प्रभावित होने वाली फसल आलू और टमाटर। क्या लक्षण दिखते हैं? पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं, जल्दी सूख जाती है पत्तियां और 20 से 80% उपज हानि होती है। कवक जनित एक और रोग देखिए, चूर्णिल आसिता, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। यह अंगूर, तरबूज और गेहूं को प्रभावित करता है। पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर बनता है, पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, फसल की वृद्धि रुक जाती है और 25 से 40% उपज हानि होती है। जीवाणु जनित तना गलन या स्टेम रॉट,
धान और मक्का को प्रभावित करता है। तना काला पड़ जाता है, सड़ जाता है, पौधा मुरझा जाता है। 30 से 60% उपज हानि हो सकती है। जीवाणु जनित एक और रोग देखिए, संवहनी ग्लानि। इसको हम विल्ट भी कहते हैं। आलू, टमाटर और बैंगन पर यह प्रभाव करता है। पौधा अचानक मुरझा जाता है, वास्कुलर टिश्यू का रंग भूरा हो जाता है। 40 से 100% उपज हानि हो सकती है। विषाणु जनित एक और रोग है मोजेक। यह तंबाकू, मिर्च और टमाटर पर असर करता है। पत्तियों पर हरे पीले धब्बे हो जाते हैं। विकृत वृद्धि होती है। 50 से 90% उपज की हानि होती है। विषाणु जनित एक और रोग है पीला बौनापन, येलो स्टंट कहते हैं। धान और मक्का की फसलों को प्रभावित करती है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं और 30 से 100% उपज हानि हो सकती है। नेमाटोड जनित जड़ गांठ रोग का नाम है, जिसको हम रूट नॉट अंग्रेजी में कह सकते हैं। सब्जियां और दलहन प्रभावित होती हैं। इसमें जड़ों पर गांठें पड़ जाती है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और 20 से 70% उपज की हानि होती है। फसल रोग फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण बाधा है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 20 से 30% फसल हानि का कारण ये रोग बनते हैं। जैविक खेती में रोगों के प्रबंधन के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग किया जाना चाहिए। फसल चक्र, उचित जल निकासी और स्वच्छ खेती जैसे निवारक उपाय भी काम में आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जैव विविधता बनाए रखने से फसल रोगों में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए प्याज के साथ गेंदा लगाने से थ्रिप्स कीट और रोग संक्रमण से 60 से 70% तक की कमी दिखाई देती है। इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे जैव एजेंटों का उपयोग मृदा जनित रोगों के नियंत्रण में 50 से 70% तक प्रभावी पाया गया है। फसलों के रोगों के प्रबंधन का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व को देखते हैं। अब हम जैविक रोग प्रबंधन का अर्थ है फसलों के रोगों को रासायनिक फफूंदनाशकों और कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक और जैविक विधियों से नियंत्रित करना। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने, रोगों की रोकथाम करने, नियमित निगरानी करने और जैविक हस्तक्षेप जैसे उपाय शामिल हैं। जैविक रोग प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य रोगों को पूरी तरह से समाप्त करने की बजाय उन्हें आर्थिक हानि स्तर से नीचे रखना होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित जैविक रोग प्रबंधन अपनाने से फसल रोगों में 60 से 80% तक की कमी आ सकती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि ट्राइकोडर्मा के उपयोग से मिट्टी जनित रोगों में 70 से 80% तक की कमी आई है और फसल उत्पादकता में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार केरल में काली मिर्च के बागानों में नीम तेल 0.3% और पंचगव्य 3% के स्प्रे से फाइटोफथोरा जनित रोगों में 65 से 75% की कमी देखी गई है। आइए बिंदुवार समझते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। स्वस्थ मिट्टी और संतुलित पोषण, प्रतिरोधी किस्मों का चयन, बीज उपचार, ट्राइकोडर्मा और ब्रह्मास्त्र, पंचगव्य स्प्रे आदि का उपयोग किया जा सकता है। रोग निवारण, फसल चक्र कम से कम 3 से 4 वर्ष का अपनाया जाना चाहिए। स्वच्छ खेती और अवशेष प्रबंधन पर ध्यान देना, उचित बुआई और समय पर पौध घनत्व का अनुरक्षण करना, संतुलित सिंचाई और जल निकासी का उपयोग करना। रोग निगरानी और पहचान पर ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें। सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तो किया ही जाना चाहिए। प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करें। रोग प्रकोप की भविष्यवाणी समझें। रोगग्रस्त पौधों को तुरंत ही निकाल कर बाहर कर दें। जैविक रोग नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो जैव नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 4-5 किलोग्राम, पुनः सुनिए, जैव नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम प्रति किलो बीज पर उपयोग होना।
वनस्पति अर्क नीम, लहसुन, तुलसी आदि का। पर्णी स्प्रे गौमूत्र 10%, 10 पर्णी अर्क। खट्टे फलों के रस का स्प्रे करके भी हम जैविक रोग नियंत्रित कर सकते हैं। 5 से 10% घोल अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं पौध प्रसार का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व। पौध प्रसार का अर्थ है नए पौधों का उत्पादन और विकास। यह प्रक्रिया बीज द्वारा या वानस्पतिक भागों के माध्यम से की जा सकती है। जैविक खेती में पौध प्रसार प्राकृतिक तरीकों से किया जाता है, जिसमें सिंथेटिक हार्मोन या रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। पौध प्रसार का महत्व जैविक खेती में अत्यधिक है, क्योंकि यह स्वस्थ और मजबूत पौधों के विकास की नींव रखता है। गुणवत्तापूर्ण जैविक पौध सामग्री से फसल उत्पादकता में 20 से 30% तक की वृद्धि हो सकती है। नीम के पत्तों के अर्क 5% या ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित बीज या कलम से विकसित पौधे रोग प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर अंकुरण दिखाई देते हैं। इसके बाद में फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता में 25 से 35% तक सुधार होता है। आइए इसके तरीके देखते हैं। जैसे बीज द्वारा प्रसार, इसे लैंगिक प्रसार कहते हैं। इस विधि में पौधों को बीज के माध्यम से उगाया जाता है। यह सबसे प्राकृतिक और आम विधि है। बीज जनन द्वारा आनुवंशिक विविधता बढ़ती है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। इस विधि में बीज की गुणवत्ता, उचित बुआई, गहराई, नमी और तापमान महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद आप देखिए कायिक प्रसार, अलैंगिक प्रसार। इस विधि में पौधे के वानस्पतिक भागों जैसे तना, पत्ती, जड़ या कली से नए पौधे विकसित किए जाते हैं। यह विधि मात्र पौधों के समान गुण वाले पौधे प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। कलम, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर इसके प्रमुख तरीके हैं। जैविक नर्सरी प्रबंधन। जैविक नर्सरी में पौधों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना विकसित किया जाता है। इसमें जैविक ग्रोइंग मीडिया जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, जैव उर्वरक और प्राकृतिक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। छायांकन, उचित सिंचाई और तापमान नियंत्रण महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रथाएं हैं। आइए अब बात करते हैं बीज मूल्यांकन का अर्थ, प्रक्रिया और उसके महत्व के बारे में। बीज मूल्यांकन का अर्थ है बीज की गुणवत्ता का वैज्ञानिक आकलन करना, जिसमें उसकी शुद्धता, अंकुरण क्षमता, जीवन क्षमता, आर्द्रता सामग्री और रोग मुक्त स्थिति का निर्धारण किया जाता है। जैविक खेती में बीज मूल्यांकन प्राकृतिक और पारंपरिक विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें रासायनिक उपचार शामिल नहीं होते हैं। बीज मूल्यांकन का महत्व जैविक खेती में अत्यधिक है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बीज फसल सफलता का आधार है। अच्छी गुणवत्ता वाला बीज से अंकुरण और पौध स्थापना में 15 से 25% सुधार होता है, जिससे फसल उत्पादकता में 20 से 30% तक की वृद्धि हो सकती है। केरल कृषि विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि पंचगव्य या बीजामृत से उपचारित धान के बीजों में अंकुरण 90 से 95% तक बढ़ गया, जबकि बिना उपचारित बीजों में यह 75 से 80% तक ही था। आइए इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। शुद्धता परीक्षण। इस परीक्षण में बीज के नमूने की भौतिक शुद्धता का आकलन किया जाता है। बीज को अन्य बीजों, खरपतवार के बीजों और बेकार पदार्थों से अलग कर उसका अनुपात निर्धारित किया जाता है। जैविक खेती में 98% से अधिक शुद्धता वाले बीज का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। अंकुरण परीक्षण। इस परीक्षण में बीजों की अंकुरण क्षमता का आकलन किया जाता है। 100 बीजों को नम कागज या मिट्टी में रखकर उपयुक्त तापमान पर अंकुरित होने दिया जाता है। अंकुरित बीजों की संख्या गिनकर अंकुरण प्रतिशत निकाला जाता है। जैविक खेती में 80% से अधिक अंकुरण वाले बीज उपयुक्त माने जाते हैं। जीवन क्षमता परीक्षण। इस परीक्षण में
बीजों की जीवित रहने की क्षमता का आकलन किया जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण या नमक पानी परीक्षण, जिसमें 10% नमक घोल में तैरने वाले बीज अच्छे और डूबने वाले खराब माने जाते हैं, जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक तरीकों में बीजों को पानी में डालकर तैरने वाले बीजों को हटा दिया जाता है। बीज मूल्यांकन के लिए मापदंड कौन से हैं, उसकी बात करते हैं। जैविक बीज मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड हैं भौतिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता, जीवन क्षमता, आनुवंशिक शुद्धता, नमी सामग्री, आकार और वजन, और रोग मुक्त स्थिति। इन मानदंडों के आधार पर बीज की गुणवत्ता और उसकी उपयुक्तता का निर्धारण किया जाता है। जैविक खेती में बीज मूल्यांकन के लिए कई पारंपरिक और आधुनिक विधियां उपयोग में लाई जाती है। पारंपरिक विधियों में नमक पानी परीक्षण, 10% नमक घोल में तैरने वाले बीज हटा दिए जाते हैं। पानी परीक्षण, बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में भिगोकर अंकुरण देखा जाता है और रंग व आकार आधारित चयन शामिल है। आधुनिक विधियों में अगर हम बात करें तो टेट्राजोलियम परीक्षण, विद्युत चालकता परीक्षण और रोग परीक्षण शामिल हैं। बीज परीक्षण और चयन में प्राकृतिक और जैविक विधियों का उपयोग करने से बीज की गुणवत्ता में 15 से 25% सुधार हो सकता है। बीज स्वास्थ्य और जैविक उपचार जैसे बीजामृत, गौमूत्र, गोबर, चूना और मिट्टी का मिश्रण, पंचगव्य 3% घोल, ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो बीज में बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और अंकुरण में 10 से 20% तक सुधार हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं बीजों के लक्षण की। जैविक खेती में बीजों के लक्षण जीवन क्षमता, शुद्धता और रोग प्रतिरोधकता से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र के अनुसार रासायनिक उपचार के बिना भी सही तरीके से चयनित और सुरक्षित बीज 90% से अधिक अंकुरण और 95% से अधिक शुद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं। पारंपरिक किसान अपने अनुभव के आधार पर बीजों के लक्षणों का आकलन करते हैं। उदाहरण के लिए धान के बीजों को नमक के घोल में डालकर डूबने वाले बीजों को चुनना एक प्रभावी पारंपरिक विधि है। इसमें 15 से 20% अधिक अंकुरण और 20 से 25% अधिक उपज प्राप्त होती है। इसी प्रकार मसूर के बीजों का चयन उनके रंग यानी गहरा हरा, भूरा और आकार बड़े और पूर्ण विकसित के आधार पर किया जाता है, जिससे 18 से 22% अधिक उपज प्राप्त होती है। आइए बीजों के लक्षण को हम पॉइंट वाइज देखते हैं। भौतिक लक्षण और दूसरा हमारा आधार होगा जैविक एवं आनुवांशिक लक्षण। पहले भौतिक लक्षणों की बात करते हैं। इसमें है नंबर 1 आकार और आकृति। अच्छे बीज समान आकार और आकृति के होते हैं। उनमें विरूपण या क्षति नहीं होती है। उदाहरण के लिए गेहूं के बीज पूर्ण, भरे हुए, चमकदार और एक समान आकार के होने चाहिए। दूसरा भौतिक लक्षण है रंग और चमक। स्वस्थ बीज अपनी प्रजाति के विशिष्ट रंग के साथ चमकदार होते हैं। उदाहरण के लिए धान के अच्छे बीज सुनहरे पीले रंग के और चमकदार होते हैं। वजन, अच्छे बीज भारी होते हैं और पानी में डालने पर डूब जाते हैं। 1000 बीजों का वजन TSW प्रजाति के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। नमी सामग्री, अच्छे बीजों में उचित नमी सामग्री होती है जो सामान्यतः 8 से 12% होती है। भंडारण के दौरान उनकी जीवन क्षमता को बनाए रखने में यह नमी सामग्री मदद करती है। जैविक और आनुवंशिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला है अंकुरण क्षमता। अच्छे बीजों में 80% से अधिक अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। यह परीक्षण चक्र के अंत में सामान्य अंकुर वाले बीजों के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। जीवन क्षमता, अच्छे बीज जीवित और सक्रिय होते हैं, जिन्हें टेट्राजोलियम परीक्षण द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। आनुवंशिक शुद्धता, बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होने चाहिए जिससे वे अपने मूल पौधों के समान विशेषताएं प्रदर्शित कर सकें।
यह बीज या पौधों के मार्फोलॉजिकल लक्षणों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। रोग मुक्त स्थिति। अच्छे बीज बीज जनित रोगों जैसे स्मट, ब्लास्ट या कंद गलन से मुक्त होने चाहिए। संक्रमित बीज अक्सर बदरंग या विकृत दिखाई देते हैं। जीवन अवधि। अच्छे बीज लंबे समय तक अपनी अंकुरण क्षमता बनाए रखते हैं। आमतौर पर अनाज के बीज 1 से 3 वर्ष, सब्जियों के बीज 2 से 5 वर्ष और फलों के बीज 3 से 6 वर्ष तक अच्छी जीवन क्षमता बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं बीजों के गुणन के बारे में। बीजों का गुणन जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन, प्रजनन और उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया खेत पर ही की जाती है, जिससे किसानों को बाहरी स्रोतों पर निर्भर कम रहना पड़ता है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बीज विकसित होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कहती है कि खेत पर ही बीज गुणन करने से बीज लागत में 40 से 60% की बचत होती है। स्थानीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल बीज मिलते हैं। 15 से 25% अधिक उपज होती है। केरल में धान के खेत पर बीज गुणन कार्यक्रम में किसानों ने अपने बीज की लागत 50 से 60% की बचत की और साथ ही स्थानीय किस्मों का संरक्षण भी किया, जिससे पर्यावरण के अनुकूल कृषि का विकास हुआ। आइए इसके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले मात्र पौधों का चयन करना। बीजों के गुणन के लिए स्वस्थ, रोगमुक्त, उच्च उपज वाले पौधों की पहचान की जानी चाहिए। फसल परिपक्वता तक खेत में नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। प्रजाति की वांछित विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले पौधों को चिन्हित करना चाहिए। चयन की गई फसल और स्थानीय जलवायु के अनुसार अलगाव दूरी बनाए रखनी चाहिए। कटाई प्रसंस्करण। बीज पूरी तरह से परिपक्व होने पर कटाई की जानी चाहिए। सुबह के समय कटाई करना अच्छा रहता है, जब ओस सूख जाए लेकिन तापमान बहुत अधिक न हो, इस बात का ध्यान रखना है। बीजों को फसल की प्रकृति के अनुसार अलग करना है, जिसके लिए थ्रेशिंग, विनोइंग, हाथ से निकालना आदि में से कोई भी विधि का उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक तरीकों से बीजों को साफ करना है और उनका चयन करना है। फिर सुखाना और उपचार। ध्यान रखें, बीजों को छाया में सुखाया जाता है और उसकी 10 से 12% तक की नमी बचाए रखी जाती है। सीधी धूप में न सुखाया जाए, क्योंकि इससे अंकुरण क्षमता कम हो सकती है। प्राकृतिक उपचार जैसे बीजामृत, पंचगव्य, नीम पत्ती अर्क, हल्दी पाउडर आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। भंडारण और संरक्षण। बीजों को जैविक सामग्री से बने कंटेनरों में स्टोर किया जाना चाहिए। इसमें शामिल है मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी आदि। नीम के पत्ते, लहसुन, हल्दी या राख जैसे प्राकृतिक परिरक्षकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठंडे सूखे स्थान पर भंडारित किया जाना चाहिए, जहाँ का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो और आर्द्रता 40 से 50% हो सकती है। नियमित रूप से बीजों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। सूरज की रोशनी में समय समय पर सुखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि बीजों का गुणन जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर हमने बात कर ली है। अब बीजों की पारंपरिक किस्मों का अर्थ और महत्व समझते हैं। बीजों की पारंपरिक किस्में या देशी किस्में वे बीज हैं जो पीढ़ियों से किसानों द्वारा संरक्षित और विकसित किए गए हैं। ये किस्में प्राकृतिक चयन और किसानों के चयन के माध्यम से विकसित हुई हैं। स्थानीय जलवायु, मिट्टी और कृषि प्रथाओं के अनुकूल होती हैं। इनमें आनुवांशिक विविधता होती है, जो इन्हें जलवायु परिवर्तन, कीट और रोगों के प्रति अधिक लचीला बनाती हैं। भारत में पारंपरिक किस्मों का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये हमारी कृषि, जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा का आधार है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के अनुसार भारत में धान की 1 लाख से अधिक पारंपरिक किस्में थी, जिनमें से अब केवल 6 से 7 हज़ार ही बची है। इन पारंपरिक किस्मों में विशेष गुण होते हैं, जैसे सूखा प्रतिरोध करने की व्यवस्था, बाढ़ प्रतिरोध करने की क्षमता, लवणता और सहनशीलता इसमें होती है। पोषण संबंधी गुण होते हैं। जैविक खेती में ये पारंपरिक किस्में
कम सामग्री से भी अच्छी उपज देती है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होती है, जिससे स्थायी कृषि को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं बीज संरक्षण का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व की। बीज संरक्षण का अर्थ है बीजों को उनकी जीवन क्षमता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए संरक्षित करना। यह प्रक्रिया बीजों के सही चयन, उचित सुखाने, प्राकृतिक उपचार और उपयुक्त भंडारण विधियों के माध्यम से की जाती है। जैविक खेती में बीज संरक्षण रासायनिक परिरक्षकों के बिना पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों से होता है। बीज संरक्षण का महत्व जैविक खेती में अत्यधिक है, क्योंकि यह कृषि जैव विविधता को बनाए रखने, किसानों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आनुवांशिक संसाधनों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मत है कि पारंपरिक विधियों से बीज संरक्षण करने पर 1 से 2 वर्ष तक 80 से 90% अंकुरण क्षमता बनी रह सकती है। नवधान्य और सहजा जैसे संगठनों ने भारत भर में 60 से अधिक सामुदायिक बीज बैंक स्थापित किए हैं, जिनमें 4000 से अधिक देशी किस्मों का संरक्षण किया है। इन बीज बैंकों के प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक किसान लाभान्वित होते हैं और स्थानीय अनुकूलित कम लागत वाली स्थायी खेती को बढ़ावा मिलता है। आइए इसकी हम प्रक्रिया और विधियां देखते हैं, जैसे पारंपरिक भंडारण विधियां। मिट्टी के बर्तन बीजों को ठंडा और सूखा रखते हैं। बांस की टोकरियां अच्छा वायु संचार प्रदान करती है। ग्लास के जार या बोतलें नमी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जूट के थैले प्राकृतिक और श्वास लेने योग्य होते हैं और पत्तों में लपेटकर धुएं में लटकाने से कीटों से सुरक्षा मिलती है। प्राकृतिक परिरक्षक के तौर पर हम नीम के पत्ते, हल्दी पाउडर, लहसुन, राख, नारियल का तेल, तुलसी के पत्ते आदि का उपयोग कर सकते हैं। सामुदायिक बीज बैंक क्या होते हैं? तो ग्रामीण बीज स्तर पर सामुदायिक बीज बैंक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ग्रामीण स्तर पर बीज केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। स्थानीय और दुर्लभ किस्मों का संग्रह होना चाहिए। किसानों के बीच बीज विनिमय कार्यक्रम होना चाहिए, आपस में बीजों को बदल सके। पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना चाहिए, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा सुरक्षित रह सके। किसान से किसान के बीच बीज नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। जैविक प्रबंधन के प्रमुख रूपों के बारे में बात करें तो जैविक खेती, बायोडायनामिक खेती, प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती आदि हमारे समक्ष है। जैविक प्रबंधन के विभिन्न रूप विभिन्न दर्शनों, सिद्धांतों और प्रथाओं पर आधारित है, लेकिन सभी का मूल उद्देश्य स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल खेती करना है। इन सभी प्रणालियों में मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक चक्रों का सम्मान एक समान सिद्धांत है। जैविक प्रबंधन के विभिन्न रूपों के संयोजन से सर्वोत्तम परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रणाली की अपनी विशेष शक्तियाँ और लाभ है। उदाहरण के लिए सिक्किम में बायोडायनामिक और वैदिक खेती के सिद्धांतों का संयोजन अपनाने से जैविक खेती में मिट्टी की जैविक कार्बन मात्रा 1.2 से 1.8% तक बढ़ गई है और फसल उत्पादकता में 25 से 35% सुधार हुआ। चलिए इनके प्रकारों पर प्रारंभिक बात करते हैं। जैविक खेती। सामान्य जैविक खेती रासायनिक आदानों यानी रासायनिक सामग्री के बिना प्राकृतिक आदानों यानी प्राकृतिक सामग्री और प्रक्रियाओं पर आधारित है। इसमें कंपोस्ट, जैव उर्वरक और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों और पारंपरिक ज्ञान का मिश्रण है। बायोडायनामिक खेती क्या है? जैविक खेती का एक विशेष रूप है जो चंद्र चक्रों और नक्षत्रीय प्रभावों पर आधारित है। इसमें विशेष बायोडायनामिक तैयारियों BD 500-507 का उपयोग किया जाता है। यह खेत को एक जीवित जैविक इकाई मानती है और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। प्राकृतिक खेती। जापानी किसान हैं एक, जिनका नाम आप यहाँ देख पाते हैं, मसानोबु फुकुओका द्वारा विकसित की गई यह प्राकृतिक खेती है, जिसमें शून्य जुताई, शून्य उर्वरक,
शून्य निराई और शून्य कीटनाशक पर आधारित प्रणाली है। यह प्रकृति के प्राकृतिक चक्रों का अनुकरण करती है और न्यूनतम हस्तक्षेप पर जोर देती है। वैदिक खेती भारतीय वैदिक ग्रंथों पर आधारित खेती है, जिसमें पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत आदि प्राकृतिक तैयारियों का उपयोग किया जाता है। इसमें ऋषि कृषि, पंचगव्य कृषि, होमा खेती आदि शामिल है, जो आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। आइए अब बात करते हैं बायोडायनामिक खेती का अर्थ, उसकी विशेषताएं और महत्व पर। बायोडायनामिक खेती जैविक खेती का एक विशेष रूप है, जो रुडोल्फ स्टाइनर द्वारा 1924 में विकसित किया गया था। इसकी मूल जड़ें तो भारत में ही पाई जाती हैं। यह एक समग्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित खेती है। यह खेत को एक जीवित जैविक इकाई मानती है। बायोडायनामिक खेती में चंद्रमा के चक्रों और ग्रहों की स्थिति के अनुसार खेती का कार्य करने पर जोर दिया जाता है और विशेष बायोडायनामिक तैयारियां का उपयोग किया जाता है। बायोडायनामिक खेती की प्रमुख विशेषताओं में बायोडायनामिक तैयारियां, जिसे हम BD 500 to 507 कहते हैं, शामिल हैं, जिसमें BD 500 क्या है? गोबर आधारित, BD 501 सिलिका आधारित, BD 502 to 507 विभिन्न जड़ी बूटियों से बनी हुई व्यवस्थाओं पर आधारित है। इन तैयारियों को विशेष प्रक्रियाओं और चंद्र चक्रों के अनुसार तैयार किया जाता है और बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे BD 500 के लिए 30 से 35 ग्राम प्रति एकड़। इसके अलावा बायोडायनामिक कैलेंडर का उपयोग करके फसलों की बुआई, निराई और कटाई का समय निर्धारित किया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि बायोडायनामिक विधियों का उपयोग करने वाले खेतों में मिट्टी की जैविक कार्बन मात्रा में 0.8 से 1.2% की वृद्धि और माइक्रोबियल गतिविधियों में 40 से 60% का सुधार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप फसल उत्पादकता में 15 से 25% की वृद्धि और फसलों की पोषक गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। आइए इसको बिंदुवार समझते हैं। बायोडायनामिक खेती में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सबसे पहले है ब्रह्मांडी और चंद्र प्रभाव। चंद्र चक्रों और नक्षत्रीय स्थितों के अनुसार खेती का कार्य करना। विशेष बायोडायनामिक तैयारी BD 500 to 507 जैसे विशेष मिश्रणों का उपयोग करना। खेतों को एक जीवित इकाई मानना, जिसमें फसल, पशु, मिट्टी और मनुष्य के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। जीवन शक्ति का संवर्धन करना, जिसमें पोषक तत्वों के साथ साथ जीवन शक्ति का प्रवाह भी सुनिश्चित किया जाता है। साथियों, और आगे बढ़ते हैं हम और आगे की व्यवस्था देखते हैं। ऋषि कृषि का अर्थ, विशेषताएं और महत्व पर अब बात करेंगे। ऋषि कृषि प्राचीन भारतीय वैदिक ज्ञान पर आधारित खेती का एक रूप है, जिसे पद्मश्री डॉक्टर दत्तात्रेय कृष्णजी पालेकर द्वारा विकसित किया गया। यह पद्धति वैदिक मंत्रों, रसों यानी विशेष वनस्पतियों के सारों और आध्यात्मिक प्रथाओं पर आधारित है। ऋषि कृषि में मिट्टी, पौधे और पर्यावरण के बीच आध्यात्मिक संबंध पर जोर दिया जाता है। ऋषि कृषि की प्रमुख विशेषताओं में रस का उपयोग शामिल है, जो विशेष जड़ी बूटियों और पौधों से बनाए जाते हैं। ये रस मिट्टी और फसलों की जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए अत्यंत कम मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। ऋषि कृषि में बीजामृत बीज उपचार के लिए, जीवामृत मिट्टी के लिए और अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र और निमास्त्र कीट नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। कृषि कार्यों के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। चंद्र चक्रों का पालन भी इस पद्धति में होता है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ऋषि कृषि अपनाने वाले किसान उत्पादन लागत में 60 से 70% तक की कमी कर पाए हैं और शुद्ध लाभ में 30 से 40% तक की वृद्धि कर पाए हैं। इस पद्धति में मिट्टी की उर्वरता में 20 से 30% सुधार और जल उपयोग दक्षता में 30 से 40% वृद्धि होती है। फसलों में कीट और रोग प्रकोप में 50 से 60% की कमी देखी गई है। इसके अलावा ऋषि कृषि अपनाने वाले किसानों ने फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा में
वृद्धि की है और बेहतर भंडारण जीवन का भी अनुभव किया है। आइए थोड़ा सा पॉइंट वार देखते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार किया जाता है तो बीज, मिट्टी और पौधों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं। रसों का उपयोग किया जाता है, यानी वनस्पतियों का सार और औषधीय अर्क का उपयोग किया जाता है। ज्योतिषीय प्रभाव देखा जाता है। नक्षत्रों के अनुसार खेती का कार्य करते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। गो आधारित उत्पादों का, यानी गाय से प्राप्त होने वाले सामग्री का उत्पाद बनाया जाता है, जैसे पंचगव्य, जीवामृत और अमृत पानी। आइए अब प्राकृतिक खेती का अर्थ, विशेषताएं और महत्व समझते हैं। प्राकृतिक खेती क्या है? यह एक ऐसी पद्धति है जो प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है, न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप पर जोर देती है। इसका विकास जापानी किसान मसानोबु फुकुओका द्वारा किया गया था और भारत में सुभाष पालेकर जी द्वारा शून्य बजट प्राकृतिक खेती ZBNF, जिसको संक्षेप में कहा जाता है, को लोकप्रिय बनाया गया। प्राकृतिक खेती का मूल सिद्धांत है प्रकृति को प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होने दें। भारत में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ने प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर अपनाया है। आंध्र प्रदेश में 5 लाख से अधिक किसान शून्य बजट प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं, जिससे उत्पादन लागत में 70 से 80% कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों ने पानी की खपत में 50 से 60% की कमी की और कीट रोग प्रकोप में 70 से 80% की कमी का अनुभव किया है। इन राज्यों में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की आय में 30 से 40% की वृद्धि हुई, जबकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान फसल विफलता की जोखिम 50 से 60% कम हुई। आइए बिंदुवार प्राकृतिक खेती की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, शून्य जुताई। प्राकृतिक खेती में मिट्टी की जुताई नहीं की जाती है। इससे मिट्टी की प्राकृतिक संरचना बनी रहती है, जैविक पदार्थ संरक्षित होते हैं और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का विकास होता है। गहरी जड़ों वाली फसलें और केचुए मिट्टी की प्राकृतिक खुदाई का काम करते रहते हैं। जीवित मल्च और कवर फसलों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को हमेशा कवर फसलों या मल्च से ढक कर रखा जाता है। इससे नमी का संरक्षण होता है, खरपतवार नियंत्रित रहते हैं, मिट्टी जीवित रहती है, फसल अवशेष खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से विघटित होकर मिट्टी को पोषण प्रदान करते हैं। जैव विविधता और सहजीवन को अपनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जो एक दूसरे के विकास में सहायक होती है। अंतर फसल, मिश्रित फसल और फसल चक्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे कीट नियंत्रण होता है और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। खेत से ही आदान यानी सामग्री प्राप्त की जाती है। बाहरी आदानों यानी वस्तुओं पर निर्भरता न्यूनतम होती है। जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक मिश्रणों का उपयोग मिट्टी और बीज के लिए किया जाता है, जो खेत पर ही गाय के गोबर, गौमूत्र और स्थानीय सामग्री से तैयार होते हैं। अब बात करते हैं पंचगव्य का अर्थ, निर्माण प्रक्रिया और उसका महत्व। पंचगव्य न केवल एक जैविक उर्वरक है, बल्कि एक पूर्ण पोषक तत्व और जैव उत्प्रेरक भी है, जो मिट्टी की उर्वरता, फसल वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। साथ ही लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसेट्स और विभिन्न एंजाइम और हार्मोन भी मौजूद होते हैं। पंचगव्य में क्या क्या शामिल होते हैं? तो पंचगव्य में गाय से प्राप्त होने वाले 5 प्रमुख घटक होते हैं, जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी। क्या अनुपात होना चाहिए? गोबर 5 किलोग्राम, गौमूत्र 3 लीटर, दूध 2 लीटर, दही 2 लीटर और घी 1 लीटर होना चाहिए। सभी को देशी गाय से प्राप्त किया जाना चाहिए। पंचगव्य का अर्थ ही है गाय से प्राप्त 5 पदार्थ, जो पारंपरिक भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण घटक है। फिर किण्वन की प्रक्रिया की जाती है, तो कैसे करते हैं? पंचगव्य बनाने की प्रक्रिया में पहले गोबर और घी को मिलाया जाता है, 3 दिनों तक रखा जाता है। नियमित रूप से इसे मिश्रित किया जाता है।
फिर दूध, दही और गौमूत्र को मिलाया जाता है। 15 से 18 दिनों तक इसे किण्वित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मिश्रण में लाभदायक सूक्ष्म जीव विकसित होते हैं जो इसे प्रभावी जैविक उत्प्रेरक बनाते हैं। प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग की विधि क्या है? पंचगव्य का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे फसलों पर पर्णी स्प्रे के रूप में 3% घोल, बीज उपचार के लिए 3% घोल में 30 मिनट तक भिगोना, मिट्टी में प्रयोग के लिए सिंचाई जल के साथ 5 से 10% मिश्रण किया जा सकता है। फल वृक्षों और सब्जियों के लिए 15 से 20 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करने से फायदा अधिक होता है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार पंचगव्य के उपयोग से फसलों की पैदावार 15 से 25% बढ़ी, फूल आने में 20 से 30% की बढ़त देखी गई, फल सब्जियों की गुणवत्ता में 30 से 40% सुधार हुआ। केरल में अनानास की खेती में पंचगव्य का उपयोग करके वजन में 25% तक की वृद्धि, शेल्फ लाइफ में 3 से 5 दिनों का विस्तार देखा गया। कर्नाटक में धान के खेतों में पंचगव्य के उपयोग से ब्लास्ट रोग में 65 से 75% तक की कमी हुई और उपज में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई। पंचगव्य कृषि का क्या अर्थ होता है, इसकी विशेषताएं और महत्व को हम देखते हैं। पंचगव्य कृषि एक समग्र जैविक खेती प्रणाली है जो पंचगव्य और अन्य गाय आधारित तैयारियों पर केंद्रित है। यह प्रणाली मिट्टी, बीज, पौध और फसल के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और जैविक पदार्थों का उपयोग करती है। पंचगव्य कृषि में न केवल पंचगव्य बल्कि जीवामृत, बीजामृत और विभिन्न कीट रोग नियंत्रण के लिए प्राकृतिक मिश्रण भी शामिल है। पंचगव्य कृषि की विशेषताओं में सभी फसल चक्र में गौ आधारित तैयारियों का उपयोग, बीज से लेकर कटाई तक समय प्रबंधन, मिट्टी में जैविक और माइक्रोबियल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना शामिल है। आइए इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मिट्टी स्वास्थ्य और प्रबंधन। पंचगव्य 5% का उपयोग करेंगे तो मिट्टी में अनुप्रयोग करेंगे। जीवामृत 200 लीटर प्रति एकड़, गोबर खाद 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, वर्मी कंपोस्ट 3 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। बीज और पौध प्रबंधन, बीजामृत से बीज उपचार, पंचगव्य 3% में रोपण से पहले जड़ों को डुबाना, पौध अवस्था में पंचगव्य का 3% तक का हम स्प्रे करेंगे। अंकुरण के बाद जीवामृत का अनुप्रयोग करेंगे। कीट और रोग प्रबंधन कैसे करेंगे तो दशपर्णी अर्क से कीट नियंत्रण होगा, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र से कीट नियंत्रण होगा, निमास्त्र से रोग नियंत्रण होगा और पंचगव्य का 3% नियमित स्प्रे करके भी हम कीट और रोग प्रबंधन कर सकते हैं। फसल वृद्धि और पोषण प्रबंधन की बात करें तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर पंचगव्य का 3% स्प्रे, फूल आने से पहले और फल विकास के दौरान अतिरिक्त स्प्रे, जीवामृत का मासिक अनुप्रयोग और पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के आधार पर अतिरिक्त स्प्रे कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नाटुको खेती के अर्थ, विशेषताएं और महत्व के बारे में। नाटुको खेती को हम प्राकृतिक खेती पद्धति कह सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश में विकसित एक जैविक कृषि प्रणाली है। यह प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं पर आधारित है। नाटुको का अर्थ है प्राकृतिक खेती करने वाला। इस पद्धति में किण्वित मिश्रण, जैविक मल्च और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। नाटुको खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, वनस्पति अर्क जैसी किण्वित मिश्रणों का उपयोग किया जाता है। इसमें फसल विविधता, अंतर फसल और मिश्रित खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। मिट्टी को हमेशा मल्च से ढका रखा जाता है। न्यूनतम जुताई की जाती है। कीट और रोग प्रबंधन के लिए प्राकृतिक शत्रुओं और वानस्पतिक अर्क का उपयोग किया जाता है। पॉइंट वाइज देखते हैं। इससे लागत में कमी आती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का उपयोग नहीं करते तो लागत में कमी आती है। उत्पादकता बढ़ती है। प्राकृतिक तरीकों से फसल उत्पादकता में सुधार किया जाता है।
पानी की बचत होती है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है, इससे भी लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे होमा खेती की। इसका अर्थ, विशेषताएं और महत्व के बारे में हम बात करेंगे। होमा खेती होम थेरेपी पर आधारित एक खेती है। यह प्राचीन वैदिक कृषि पद्धति है जो अग्निहोत्र पर आधारित है। अग्निहोत्र यानी वैदिक अग्नि अनुष्ठान। इस पद्धति का विकास वैदिक ज्ञान से हुआ है और 1970 के दशक में वासंत पराजुली ने इसे आधुनिक रूप दिया है। होमा खेती का सिद्धांत है सूक्ष्म ऊर्जाओं का संतुलन, वातावरण की शुद्धता और जीवन शक्ति की उपस्थिति फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए आवश्यक है। आइए थोड़ा इस विस्तार से समझते हैं। होमा खेती का मुख्य आधार अग्निहोत्र होम है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। इस पवित्र अनुष्ठान में एक पिरामिड आकार के ताम्र पात्र में गोबर के कंडे, घी और चावल डालकर वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह प्रक्रिया वातावरण को शुद्ध करती है और सूक्ष्म ऊर्जाओं को संतुलित बनाती है। होमा खेती से अग्निहोत्र की राख को एक शक्तिशाली जैविक उर्वरक माना जाता है। इसे मिट्टी में मिलाया जाता है। यह फसलों पर छिड़का जाता है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। क्या विशेषताएं होती हैं और प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले वैदिक अनुष्ठान। नियमित अग्निहोत्र होम कब? सूर्योदय और सूर्यास्त पर। त्रिलोक्य होम कब? महीने में एक बार। और विशेष होम कब? अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग होम यानी यज्ञ करना होता है। होम राख का उपयोग। अग्निहोत्र की राख को पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़का जाता है। 10 ग्राम राख प्रति लीटर पानी में मिलाई जाती है। बीज उपचार भी हम इससे कर सकते हैं और इसे मिट्टी में भी मिला सकते हैं। ग्लोरिया बीज तकनीक। बीजों को होम राख के मिश्रण में 24 घंटे तक भिगोया जाता है जिससे उनकी अंकुरण क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बायोसोल। गौमूत्र, गोबर और होम राख से बना यह विशेष जैविक घोल है जिसे हम बायोसोल कहते हैं। इसे फसलों पर छिड़का जाता है। तो साथियों, इस तरह से इस मास्टर वीडियो में वोकेशनल कोर्स जैविक खेती फर्स्ट ईयर का रिटन एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया गया है। सभी यूनिट के प्रत्येक चैप्टर को इसमें शामिल किया गया है। इस बात की गारंटी है कि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न इसके बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इस वीडियो के आधार पर नोट्स बना लेते हैं, वीडियो को बार बार सुनकर याद रख लेते हैं, पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत मास्टर स्टैंडर्ड की तैयारी हो जाएगी। साथियों, महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए चैनल की संचालिका डॉक्टर प्रीति गुलवाने जी के प्रति बहुत बहुत आभार। उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं और साथ में इस बात की अपेक्षा कि आप बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और किस विषय पर आप मास्टर वीडियो चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।